नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बिहार स्टेट टीजीटी री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1, बस की यात्रा के व्यंग्यकार हैं। 1 शरद जोशी, 2 हरिशंकर परसाई, 3 नरेंद्र कोहली, 4 अर्चना चतुर्वेदी। इसका विकल्प 2 सही हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार हैं और बस की यात्रा इनकी व्यंग्यात्मक कहानी है। इनकी अन्य मुख्य रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, पगडंडियों का जमाना, सुनो सुनो भाई साधो तथा वैष्णव की फिसलन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, बाज और सांप कहानी के कहानीकार हैं। 1 अन्नपूर्णानंद वर्मा, 2 स्तंभ चुगताई, 3 कामतानाथ, 4 निर्मल वर्मा। इसका विकल्प डी 4 सही है, निर्मल वर्मा। बाज और कहानी के रचनाकार प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा जी हैं। बाज और सांप कहानी एक बोध कथा है। इस कहानी के में 2 पात्र हैं, एक बाज और दूसरा सांप। इस कहानी में सांप को कायर प्रकृति का जीव बताया गया है और बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। इनके अन्य महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी तथा परिंदे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, प्रश्न 3, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करें सब कोय। पंक्तियों के रचनाकार हैं 1 रहीम, 2 कबीर, 3 बिहारी, 4 रसखान। इसका विकल्प 2 सही है, कबीर। यह कबीर दास जी की प्रसिद्ध जो है ये लाइनें हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी की रचनाओं के संग्रह जो है ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है कबीरदास जी की रचनाओं के संग्रह का? बीजक। और इसमें कबीर की बाड़ी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इसमें कबीरदास जी की 3 रचनाएं संकलित हैं, साखी, रामायणी, सबद। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ में 1 औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा चित्रित है। 2 स्त्री विमर्श को केंद्र में रखा गया है। 3 बाल मजदूरी पर सवाल उठाया गया है। 4 स्त्री सौंदर्य और संघर्ष को चित्रित किया गया है। इसका विकल्प 1 सही है, औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने की पीड़ा चित्रित है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है। 1 अवधी, 2 ब्रज भाषा, 3 अवधी और ब्रज भाषा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 2 सही, ब्रज भाषा। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका जो रचना है ये इन्होंने किसमें, ब्रज भाषा में, इसके लिए इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है। तुलसीदास जी ने केवल 2 ही भाषाएं अपनाई हैं अपनी रचनाओं में, 1 अवधी और 1 ब्रज। और इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है 12। इनका जो रामचरितमानस है वो तुलसी की कीर्ति का प्रमुख स्तंभ है।
तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है और परिमार्जित और परिष्कृत अवधी का प्रयोग इन्होंने उसमें किया है तथा विनय पत्रिका में इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, पहाड़ पर लालटेन है। 1 ऋतुराज का काव्य संग्रह, 2 मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह, 3 मोहन राकेश रचित नाटक, 4 यशपाल रचित उपन्यास। इसका विकल्प 2 सही, मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। तो इस प्रकार से ये सब इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, राम वृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत है। 1 कहानी, 2 संस्मरण, 3 रेखा चित्र, 4 उपन्यास। इसका विकल्प 3 सही है, रेखा चित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा की रचना है। इस रेखा चित्र ये अंग्रेजी में इसको स्केच के नाम से जानते हैं और हिंदी में से शब्द चित्र के नाम से जाना जाता है। ये जिन शब्द जैसे बहुत से शब्द जो कि जैसे बहुत सी घटनाएं होती हैं, कहीं पर भी कोई भावपूर्ण घटना जब लेखक देखता है तो वो अपने शब्दों के द्वारा वो उसके मस्तिष्क में वो शब्द अंकित हो जाते हैं, जिसे वो अपनी रचनाओं का रूप देते हैं और जब उन्हें पाठक पढ़ते हैं तो वही भावपूर्ण जो शब्द होते हैं वो रेखा चित्र मतलब वो रेखाएं उसके मस्तिष्क में क्या होती हैं, चित्रित हो जाती हैं। इसी को हम रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। माने रेखा चित्र जो पाठक पढ़ते हैं, जो घटनाएं होती हैं जिसके बारे में लेखक लिखते हैं, वो उनके मस्तिष्क पटल पर क्या होता है, वो अंकित हो जाती हैं। तो ये जो है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसमें लेखक बाल गोविंद के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। लेखक अपनी इस रचना के माध्यम से साधु संतों की सही परिभाषा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, अरुण कमल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1 सबूत, 2 नए इलाके में। ये इकाले गला लिखा इलाके होगा, ये होगा नए इलाके में, नए इलाके में। तो ये इलाके होगा, इकाले नहीं होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। नए इलाके में, अपनी केवल धार, 4 पुतली में संसार। इसका विकल्प 2 सही है, नए इलाके में, नए इलाके में। अरुण कमल को उनकी काव्यकृत नए इलाके के लिए 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार। तो ये सबूत, अपनी केवल धार और पुतली में संसार जो अन्य तीनों विकल्प हैं, तो ये भी इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको मिला था वो मिला था इनकी रचना नए इलाके में पर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, शिव पूजन सहाय की किस रचना पर प्रमुख पात्र भगजोगिनी है। शिव पूजन सहाय की किस रचना की प्रमुख पात्र भगजोगिनी है। 1 कहानी का प्लाट, 2 मुंडमाल, 3 कुंजी, 4 कुंदन सिंह केसर बाई। इसका विकल्प 1 सही है, कहानी का प्लाट। शिव पूजन सहाय की रचना कहानी की प्लाट की प्रमुख पात्र भगजोगिनी है। महिला महत्व इनकी एक अन्य प्रसिद्ध कहानी है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: देहाती दुनिया,
ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इस प्रकार से शिवपूजन सहाय जी की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है देहाती दुनिया, जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। और मित्रों, आपको शायद पता न हो तो आप जान लीजिए, शिवपूजन सहाय जी का जन्म आपके बिहार में हुआ था। जी हाँ, इनका जन्म 1893 ईस्वी में बक्सर शाहाबाद जिला बिहार में हुआ था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म हुआ था। 1 बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 राजस्थान में। इसका विकल्प 1 सही है, बिहार में। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म भी बिहार में हुआ था। तो मित्रों, वैसे तो हमारा पूरा भारत ही महान है। भारतवर्ष में एक से एक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। वैसे भी भारत जैसा महान देश कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की। और बिहार तो एक से एक महान लोगों की, समझ लीजिए, बिल्कुल खान रही है बिहार जो है। और यदि आप प्राचीन इतिहास को देखें तो पूरे विश्व में सबसे पहले शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार में था। तो बिहार जो है सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म 15 दिसंबर 1906 को पूर्णिया जिले के रूपसपुर गांव में हुआ था। ये एक भारतीय लेखक, कवि, स्वतंत्र कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। मातृ प्रेम, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार हैं। 1 प्रेमचंद, 2 फणीश्वर नाथ रेणु, 3 शिवपूजन सहाय, 4 विष्णु प्रभाकर। इसका विकल्प 2 सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक आंचलिक कहानीकार तथा आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं। आंचलिक से क्या तात्पर्य है? कि किसी विशेष स्थान का वर्णन, किसी स्थान विशेष के वर्णन से संबंधित जो रचनाएं होती हैं उन्हें हम आंचलिक के नाम से जानते हैं। तो लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, 1 श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, विष्णु प्रभाकर की अमर कृति आवारा मसीहा। आवारा मसीहा है 1 भीष्म साहिनी की जीवनी, 2 मुक्तिबोध की जीवनी, 3 शरदचंद्र की जीवनी, 4 धूमिल की जीवनी। इसका विकल्प 3 सही है, शरदचंद्र की जीवनी। तो मित्रों, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है, जिसमें इन्होंने शरदचंद्र जी की जीवनी लिखी है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, ईश्वर का चेहरा तथा आसमान के नीचे। देखेंगे अन्य प्रश्न। प्रश्न 13, रवीन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। 1 गल्पगुच्छ, 2 चित्रा, 3 चित्रांगदा, 4 गोरा। इसका विकल्प 4 सही है, गोरा। गोरा रवीन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। इसके अतिरिक्त 2 बहनें, राजर्षि तथा आँख की किरकिरी इनके अन्य उपन्यास हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, प्रसिद्ध कवि मंझन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 सूफी कवि थे, 2 मधुमालती उनकी एकमात्र रचना है,
3 मंझन के गुरु शेख मोहम्मद गौस थे। 4 इनमें से कोई नहीं, इसका विकल्प 4 सही होगा। इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध कवि मंझन जी एक सूफी कवि थे, ये बिल्कुल सत्य है। मधुमालती इनकी एकमात्र रचना है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मंझन जी ने सिर्फ एक रचना की, मधुमालती। और से ये इनके गुरु कौन थे? शेख मोहम्मद गौस थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। ये जो मधुमालती मंझन जी की रचना है, इसमें इन्होंने मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा की चर्चा की है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1 1666 ईस्वी, 2 1676 ईस्वी, 3 1619 ईस्वी, 4 इनमें से कोई नहीं। ये ई का क्या मतलब? ये क्या छप गया? ये कुछ गलती से छप गया है। चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं, इसका विकल्प 1 सही है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म। हाँ तो मित्रों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में हुआ था। तो देखो आप कितने महान विभूतियों ने पटना, ये मतलब ये बिहार को हमने जन्म से अलंकृत किया है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में हुआ था। पटना साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, हरिऔध को उनकी किस कृति के लिए महाकवि माना जाता है? 1 प्रेम कांत, 2 प्रिय प्रवास, 3 वैदेही वनवास, 4 चोखे चौपदे। इसका विकल्प 2 सही है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य है। ये खड़ी बोली के मित्रों पहला महाकाव्य है। यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 में हुआ था। इसमें 17 सर्ग हैं। इसके सर्गों को संख्या कितनी है? 17 है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। यह संपूर्ण काव्य जो है मतलब प्रिय प्रवास जो है संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। तो हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली संकलित है। 1 यामा, 2 रश्मि, 3 दीप शिखा, 4 निहार। इसका विकल्प 1 सही है, यामा। महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली यामा काव्य संग्रह में संकलित है। और मित्रों इनकी यामा नामक कृति को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जो है इनकी कृति यामा में अन्य और कई रचनाएं संकलित हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, ये सभी जो है यामा में संकलित हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है। इसके कवि हैं ए जयशंकर प्रसाद, 2 महादेवी वर्मा, 3 हरिवंश राय बच्चन, 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका विकल्प 3 सही है, हरिवंश राय बच्चन। आ रही रवि की सवारी काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं।
हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी मुख्य ये काव्य कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, बंगाल का अकाल, खादी के फूल। और इनकी आत्मकथा जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि माने जाते हैं? 1 प्रगतिवादी, 2 छायावादी, 3 प्रयोगवादी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प 1 सही है, प्रगतिवादी। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। तो और प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी, इसमें लेखक या जो कवि थे वो अपनी समझ लीजिए यथार्थवादी जो रचनाएं हैं वो इसी युग में हुई। छायावाद तक तो कवि जो है केवल कल्पना में खोए रहते थे, उनको वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं था। प्रगतिवादी जिनने रचनाकार हुए हैं उन्होंने बिल्कुल यथार्थ को चित्रित किया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, लीलाधर जंगूड़ी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 1 शंखमुखी शिखरों पर, 2 नाटक जारी है, 3 घबराए हुए शब्द, 4 अनुभव के आकाश में चाँद। इसका विकल्प 4 सही है, अनुभव के आकाश में चाँद। लीलाधर जंगूड़ी को उनकी काव्यकृति अनुभव के आकाश में चाँद के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना नाटक जारी है के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, राजेश जोशी की रचना है। नींद के बादल, 1 दिन बोलेंगे पेड़, 3 बची हुई पृथ्वी, 4 रात अब भी मौजूद है। इसका विकल्प 2 सही है, 1 दिन बोलेंगे पेड़। 1 दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी की मुख्य रचना है। समर गाथा, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच तथा चांद की वर्तनी इनकी अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नींद के बादल ये केदारनाथ अग्रवाल की तथा बची हुई पृथ्वी और रात अब भी मौजूद है लीलाधर जंगूड़ी की काव्य कृतियाँ हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता संकलित है। 1 चिदंबरा, 2 ग्राम्या, 3 गुंजन, 4 पल्लव। इसका विकल्प 2 सही है, ग्राम्या। सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता, एक बार मैं इस प्रश्न को फिर से पढ़ देती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता संकलित है। 1 चिदंबरा, 2 ग्राम्या, 3 गुंजन, 4 पल्लव। इसका विकल्प 2 सही है, ग्राम्या। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है भारत माता, यह ग्राम्या में संकलित है। चिदंबरा इनकी जो रचना है, तो मित्रों आपको शायद पता होगा या ना पता हो तो जान लीजिए। चिदंबरा नामक कृति पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था? 1968 में। तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता ग्राम्या में यह संकलित हुई थी। कब? 1940 में। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास। क्या नाम है? उच्छ्वास। और इनकी अंतिम छायावादी रचना है गुंजन।
पंत जी द्वारा पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसे मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23। प्रश्न 23। बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे प्रसिद्ध पंक्ति प्रेमचंद की किस कहानी से है? 1 नमक का दरोगा, 2 लांछन, 3 पंच परमेश्वर, 4 बड़े घर की बेटी। इसका विकल्प 3 सही है, पंच परमेश्वर। बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे प्रसिद्ध पंक्ति प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी से उद्धृत है। प्रेमचंद जी का जो कहानी संग्रह है उसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है और इसे 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या 300 मानी जाती है। इन्हें कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24। घनानंद के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? 1 रीतिमुक्त काव्यधारा के रीतियुगीन कवि है, 2 कवि के साथ साथ श्रेष्ठ गायक भी थे, 3 प्रेम वाटिका प्रसिद्ध रचना है, 4 ब्रज भाषा में लिखते थे। इसका विकल्प 3 सही है, क्योंकि यही विकल्प गलत है, इसलिए यही आपका उत्तर होगा। घनानंद जी के संदर्भ में यही विकल्प असत्य है। यह रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे, बिल्कुल सत्य है ये। और ये कवि के साथ साथ श्रेष्ठ गायक भी थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। जैसे सुजान नामक वेश्या से ये प्रेम करते थे, तो इनके बादशाह के पास गए तो बादशाह ने इसको एक गीत सुनाने के लिए कहा, तो इन्होंने बादशाह की तरफ पीठ कर दी और जो इनकी प्रेमिका थी, सुजान नाम की वेश्या जो प्रेमिका थी इनकी, उसकी तरफ मुंह कर लिया, तो राजा ने इनको देश से निकाल दिया। ये इस घटना से आप लोग परिचित होंगे। तो ये गाते बहुत अच्छा थे और प्रेम वाटिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। यही विकल्प जो है गलत है, तो यही आपका उत्तर होगा। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है, न कि घनानंद जी की। और अन्य चौथा विकल्प भी सही, ब्रजभाषा में लिखते थे। तो यह रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे और तीनों विकल्प सही हैं। एक विकल्प ये असत्य है और यही आपका उत्तर है। प्रेम वाटिका घनानंद जी की नहीं है, रसखान जी की रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया नहीं किया? इनमें से किस पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया? ये गांधी पर चंद बिंदु रहेगी। अगर कभी गांधी आपसे वर्तनी में लिख के आए, पूछा जाए शुद्ध वर्तनी, तो गांधी पर सदैव चंद बिंदु रहेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 यंग इंडिया, 2 हरिजन, 3 हरिजन बंधु, 4 सरस्वती। तो मित्रों, इसका विकल्प 4 सही होगा, सरस्वती। सरस्वती का संपादन महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। इसके सबसे पहले संपादक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900 में चिंतामणि घोष ने किया था। फिर सुमित्रानंदन पंत जी इसके संपादक बने और 1903 पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही है। तो मित्रों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। और प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे बिहार स्टेट TGT हिंदी के बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।